नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम है कविता के बहाने और जैसा कि आप जानते हैं कि कविता के बहाने कार्यक्रम में हम किसी सुपरिचित वरिष्ठ प्रतिष्ठित कवि को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कविता के बहाने हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो कविता यात्रा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं उन्हीं के साथ और साथ में बीच-बीच में उनकी कविताएँ भी सुनते हैं। आज हमारे बीच में थोड़ी देर में यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित होंगे सुपरिचित कवि साहित्यकार डॉक्टर जसवीर त्यागी। अभी आइए सबसे पहले जो आज के हमारे आमंत्रित कवि हैं डॉक्टर जसवीर त्यागी, उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, आप आज हमारे इस मंच के साथ जुड़ गए हैं। अब थोड़ी देर में अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो सबसे पहले कहते हैं ना कि पसंद करना, लाइकिंग, वो चिन्ह मेरे सामने आ रहा है। अब देखिए पल्लवी कौशिक जी आपका स्वागत कर रही हैं, जुड़ गई है। निरुपमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। इस तरह से हमारे आज इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हैं और मित्र जानते हैं कविता के बहाने कार्यक्रम में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं सुपरिचित कवि साहित्यकार डॉक्टर जसवीर त्यागी। अब कविताएं कब से उन्होंने करना शुरू कर दी है और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब आपसे तो मैं बातचीत शुरू करूंगा और इस बीच में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। रमेश चंद्र शुक्ल जी डॉक्टर साहब जुड़ गए हमारे साथ। जी, जी, कानपुर से आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, लेकिन बहुत अच्छे साहित्यकार और चिंतक हैं और इनकी एक विशेषता ये है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जब भी किसी व्यक्तित्व के बारे में मैं पोस्टर फेसबुक पर पोस्ट करता हूं, तो वे उनका पूरा बैकग्राउंड निकालकर उसके बारे में पूरा डिटेल में विवरण के साथ उनका परिचय देते हैं और आपके बारे में भी उन्होंने लिखा है। शुक्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये कम से कम ये मेरे लिए आप काम करते हैं। पल्लवी कौशिक जी लगातार जुड़ी है हमारे साथ, आपका अभिनंदन कर रही है। मैं सबसे पहले अपने मित्रों को आपका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। जी। डॉक्टर साहब शेष तो फिर हम आपसे बातचीत में ही सुनेंगे। आज हमारे बीच में डॉक्टर जसवीर त्यागी हैं, सुपरिचित कवि हैं और आपका जो आपके मूल शिक्षा है वो है शिक्षा, एमए और पीएचडी, आपने डॉक्टरेट किया है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी के राजधानी कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, और आप लगातार कविताएं करते रहे हैं और आप जो देश भर की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें जैसे हिंदुस्तान है, वागार्थ है, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं, जिसमें आपकी कविताएं, आपका साहित्य प्रकाशित हो चुका है और आपका काव्य संग्रह है अभी भी दुनिया में। इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे और सबसे एक विशेष बात आपके बारे में मैं मित्रों को बताना चाहूंगा। आपकी बहुत सारी कविताओं का अंग्रेजी में, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मराठी इत्यादि भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। वो संयोग कैसे बना है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच में रजनी रैना जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो आपका कार्यक्रम देख रही है। बाकी मित्र भी अब हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा मित्रों के लिए ये बताइए, आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, कहाँ से हुई है आपकी? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपने मंच पर मुझे आमंत्रित किया
और मैं उन सभी मित्रों का भी आभारी हूं कि जो आज अपना समय निकालकर आयोजन में शरीक हुए। मैं अपने बारे में ये दिल्ली विकासपुरी का एक गांव है, बुढ़ेला गांव, और यहाँ पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता मेरे साक्षर नहीं थे, लेकिन ये है कि जो किसान है, किसान भी अपने आप में एक कवि ही होता है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं। और ये है कि उसके पास ये कि अपने श्रम की और अपने क्रम की एक ही कविता होती है। तो शुरुआती दौर में तो उस तरह से कविताएं नहीं लिखी गई थी या ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में गए और वहां पर ये है कि मैंने हिंदी ऑनर्स शिवाजी कॉलेज से किया, और वहां पर जो हिंदी के अध्यापक थे हमारे, सभी बड़े अच्छे थे, उनके संपर्क में आए। और उनके संपर्क में आने के बाद ये एक इत्तेफाक की बात है कि हमारे साथ ही हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, क्या बात है। हाँ, उनके जो पोते थे वो ये कि हमारे कॉलेज में ही पढ़ते थे, शिवाजी कॉलेज में। अच्छा, चूंकि उस जमाने में ये कि यू स्पेशल चलती थी, उसमें आना जाना होता था। तो एक दिन ये कि उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं हिंदी ऑनर्स पढ़ता हूँ। और तो उन्होंने बताया कि आप मेरे दादाजी को जानते होंगे। मैंने कहा आपके दादाजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा रामविलास शर्मा। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ, और हालांकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रामविलास शर्मा जी विकासपुरी में ही रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने दादाजी से मुझे मिलवा देंगे। तो सर, पहली बार एक इतने बड़े आलोचक के पास जाने में जो एक झिझक भी होती है, उस वक्त मैं बीए सेकंड ईयर का विद्यार्थी था। और ये सर बात है 10 जुलाई 1989 की, 89 की, जब मैंने रामविलास शर्मा जी को पहली बार ये कि देखा था। तो उनके संपर्क में आने के बाद फिर धीरे धीरे कि जो साहित्यिक संस्कार है वो एक ही जागृत होने लगे। और मेरा मानना ये है कि सर, मैं ऐसा मानता हूं कि जो कविता है, एक तो प्रतिभा होती है आप में, एक आपका परिवेश होता है, और एक जो तीसरी चीज मैं मानता हूं, एक आपका प्रयास होता है कि आप क्या प्रयास। बात है, क्या बात है। तो परिवेश मिल गया, तो थोड़ा सा प्रयास मैंने भी किया, तो फिर मैं भी कुछ ये कि शब्द ये कि जोड़ना मैं भी सीख गया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि डॉक्टरेट आपने क्या मतलब नौकरी में आने से पहले किया है, और विषय क्या लिया आपने? अच्छा सर, ये कि मैंने जो अपना एमए हिंदी किया, और हमारे जो अध्यापक थे वो हिंदी के बड़े बड़े अच्छे आलोचक थे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, अरे नित्यानंद क्या त्रिपाठी। बात है, हाँ बहुत बड़े जी, बड़े नाम ले रहे हैं आप। जी जी। हाँ, ये कमल किशोर गोयनका, रमानाथ त्रिपाठी, निर्मला जैन, ये सभी के हमारे अध्यापक थे, इन्होंने हमें पढ़ाया था। और एमए करने के बाद फिर ये कि जैसे एमफिल किया, तो चूंकि मेरे घर से और रामविलास जी का जो घर था वो सिर्फ ये कि 5 मिनट की दूरी पर था, और मैं अक्सर क्या करता था कि मैं शाम को उनसे मिलने चला जाता था। और रामविलास जी को सुबह और शाम ये कि पार्क में घूमने का उनका स्वभाव था, उनकी आदत थी, वो ये कि प्रतिदिन ये कि पार्क में घूमने जाते थे। तो मैं भी उनके साथ हो लेता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पार्क से ये कि जैसे हम घर आए, तो उन्होंने कहा कि जसबीर ऐसा करो, तुम बैठो, मैं अभी चेंज मतलब मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। तो वो जैसे ही बैठक में आए तो उनके हाथ में एक किताब थी, और वो ये किताब थी सर, ये कि मित्र संवाद। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, ये कि संभवतः बड़े होशो हवास में मैं ऐसा वाक्य बोल रहा हूं और मैं कह रहा हूं, शायद विश्व साहित्य में भी इस तरह की पुस्तक नहीं मिलेगी। अब ये पूछेंगे कि आप ऐसे, ये पत्र संकलन है, ये क्या केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। और क्या ये बात है, वाह 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 वाह। और ये एक दूसरे को लिखे गए 64 वर्षों तक लिखे गए पत्र हैं, कि जैसे एक एक लेखक ने लिखा और दूसरे लेखक ने उसका उत्तर दिया। आप ये देखिए कि
64 वर्षों तक, पहले तो इतनी दीर्घायु मिलना बड़ा जटिल होता है, और उसके बाद अगर आप पत्रों का आप संग्रह कर ले और उन्हें आप बचा कर रखें, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये किताब बहुत उन्होंने जी मुझे उन्होंने दी, और मैंने अपने जो गुरुवर हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उनको जाकर दिखाई कि मैंने देखी कि रामविलास जी ने किताब मुझे दी है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि तुम इसी किताब पर मेरे साथ यहीं की एमफिल का काम करो। तो फिर मैंने एमफिल में जो लिया, वो लिया था मित्र संवाद में साहित्यिक परिवेश। इस पर मैंने अपनी एमफिल की। और फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि तुमने अगर पत्रों पर काम करना शुरू कर दिया है तो इसी को तुम आगे बढ़ाओ। और फिर मैंने छायावादी कवियों के पत्र, उन पर भी मैंने अपना शोध, पीएचडी का शोध कार्य किया। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मित्रों का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़ गए। जी सर। सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए। निर्देश निधि जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका कार्यक्रम देख रही है। अरुण कुमार पासवान जी वे भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। और इस तरह से रीना मनारिया जी भी राजस्थान से जुड़ गई, हमारा कार्यक्रम देख रही है। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का सब्जेक्ट बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग है। जी और ये मैंने पहली बार आपसे सुना है कि इस तरह से एक ही पुस्तक में जो इतने सारे पत्र, जो दो बड़े विद्वानों के बीच में पत्राचार हुआ है, वो प्रकाशित है। और आपने उस पर एमफिल भी किया है, आपने उस पर फिर डॉक्टरेट भी किया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा डॉक्टर साहब ये है कि इसमें कोई भी ऐसा, आप पहले रामविलास शर्मा। शर्मा जी का कोई पत्र लीजिए, उसको थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा लगेगा। अच्छा जी 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 जी। देखिए, पत्र तो इसमें बहुत सारे हैं सर। और कोई भी छोटा कुछ पंक्तियां लीजिए, ताकि हमारे मित्र भी सुने कि क्या मतलब क्या भाषा थी उस समय, क्या उसमें आत्मीयता कितनी थी, और उसमें विशेषकर उनका जो संदेश था वो क्या था। अच्छा सर, ये जो मैं पत्र आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये 1935 का पत्र है। 1935? अच्छा, किसको संबोधित है ये? संबोधन ये किसका? ये सर केदारनाथ अग्रवाल को। क्या बात है। तो पढ़िए जरा थोड़ा सा सर, बहुत हाँ अच्छा लगेगा। हाँ, ये इन्होंने 58 नारियल वाली गली लखनऊ से एक रामविलास शर्मा जी ने अपने मित्र को लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। प्रिय भाई केदार, तुम्हारा कार्ड मिला। यथा अवकाश निराला जी को लेकर पंडित सुखदेव बिहारी जी के यहाँ कल शाम को गया था। निराला जी के लिखाए लेख पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले वाक्य पर उन्होंने आपत्ति की थी कि उनका आपसे कोई व्यक्तिगत परिचय न था। अस्तु वह सब ठीक हो गया। किस जगह तुम कोशिश कर रहे हो, आशा है इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। साथ में भेज रहा हूं, और अपने विषय में लिखना, हम सब लोग अच्छी तरह हैं। तुम्हारा रामविलास शर्मा। क्या बात है। अच्छा, इसका जो उत्तर है वो भी है? सर ये देखिए, शुरुआती दौर में ऐसा था कि जो पत्र थे वो केदारनाथ अग्रवाल जी से गुम हो गए थे। तो ओहो। ये शुरू में क्या है कि वो रामविलास जी के ही पत्र चलते हैं। लेकिन सर मैं आपको मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस तरह से पत्र साहित्य कम हो गया है, और धीरे धीरे ये कि हम ये कि सोशल मीडिया पर ये कि चिट्ठियां बहुत कम लिखते हैं, लेकिन आज भी हाथ से लिखे हुए पत्र का जो महत्व है, उसका जो सौंदर्य है, वो एक ही हम देखेंगे मशीनी एक ही उसमें नहीं है, ये मशीनी बनावट में नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, हिंदी में मैंने सबसे अच्छी जो हैंडराइटिंग देखी है वो निराला जी की देखी है। क्या बात है। मैं कभी किसी अन्य कार्यक्रम में मैं आपको अधिकांश लेखकों की हैंडराइटिंग में आपको दिखा सकता हूं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर है। क्या बात है।
जी, क्या बात है, यहाँ तक क्या सुमित्रानंदन पंत जी की लिखावट लिखावट बड़ी अच्छी है, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखावट है। अब मैं आपको है कि जैसे महादेवी वर्मा जी की हैंडराइटिंग दिखाऊँ, तो उनको देखना ही अपने आप में ये है कि जैसे मैंने निराला जी को साक्षात ये कि मैंने उनका स्पर्श कर लिया हो। तीन मूर्ति में एक निराला जी ने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो पत्र लिखा था, वो पत्र ये है कि शिव पूजन सहाय जी का जो संग्रहालय है, वहां पर उन्होंने क्या किया था कि वो सामग्री उन्होंने तीन मूर्ति को दे दी थी। तो जब मैंने 1920 में उनका लिखा हुआ पत्र पढ़ा, तो मुझे दो बड़े रचनाकारों के स्पर्श की अनुभूति हुई। मेरा है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो अपने जीवन में उनको देख नहीं पाया, लेकिन जब जिसने खत लिखा होगा, तो आप ये देखिएगा कि खत लिखने वाला और जिसके नाम लिखा गया है, दोनों ने उसका स्पर्श किया होगा और दोनों हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पत्रों पर काम किया जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। और इसमें जब आपने फिर पीएचडी किया, डॉक्टरेट जी, जी। डॉक्टरेट करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। उसमें कई चैप्टर्स बनते हैं, कई कई विषय बनते हैं। तो डॉक्टरेट में किस तरह से आपने इस सब्जेक्ट को विस्तार दिया? क्या क्या स्कोप रहा उसमें विषयों का, जो उसके अंतर्गत विषय आते हैं? ये किस तरह से आपने उसको फॉर्मेट किया, उसको बनाया? अच्छा सर, सबसे पहले तो देखिए ये है कि उसमें एक अध्याय तो ये है कि हिंदी का पत्र साहित्य और उसकी परंपरा। ये कि कहाँ से पत्र साहित्य शुरू होता है। उसके बाद ये है कि किन-किन रचनाकारों ने पत्र लिखे हैं और छायावादी कवियों के में जिसमें निराला जी हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा जी हैं, जिसमें सुमित्रानंदन पंत है। तो जो हमारे 4 बड़े कवि हैं, उसमें सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, उसमें एक ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी तो है, जी जी। हाँ, इनमें सबसे ज्यादा जो पत्र लिखे हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखे हैं। और निराला जी ने जो पत्र लिखे हैं, निराला जी हैं कि 4 भाषाओं में पत्र लिखते हैं। 4 भाषाओं में पत्र लिखते हैं। वो अंग्रेजी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को इंग्लिश में पत्र लिखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को वो ये बांग्ला भाषा में पत्र लिखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये कि जानकी वल्लभ शास्त्री को वो संस्कृत में एक पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से कई भाषाओं में है कि वो पत्र लिखते हैं। तो ये इसी तरह से ये कि सुमित्रानंदन पंत भी लिखते हैं। तो हालाँकि महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी के पत्र बहुत कम मिलते हैं। ये हालाँकि अपने निजी स्वभाव पर निर्भर करता है कि कोई किसी आदमी को पत्र लिखना पसंद है, किसी को लिखना नहीं पसंद है। लेकिन ये है कि आप ये देखेंगे कि हिंदी पत्र साहित्य में जैसे आप जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया को पत्र लिखते हैं और हिंदी के जो बड़े 4 आलोचक हैं, हालाँकि मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं 4 ही को बड़ा मान रहा हूँ, लेकिन ये कि जो हमारे ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है और एक डॉक्टर नामवर सिंह है। सभी ने एक ही पत्र साहित्य लिखा है और सभी के पत्र एक ही प्रकाशित है। और मेरा पत्रों पर इसलिए है कि देखिए आप कविता लिखते हैं, आप उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आप आलोचना लिखते हैं, आप बड़े सावधान हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को खत लिखते हैं ना, आप अपने प्राकृतिक अपने सहज रूप में ही आप किसी को पत्र लिखते हैं। वो जो आपकी सहजता है, वो उन पत्रों का सौंदर्य होता है। मिर्ज़ा गालिब के पत्र हैं, आज भी एक बहुत बड़ी अमानत है। और आप अगर आधुनिक काल के 2 बड़े कवियों को समझना चाहते हैं, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, दूसरे हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध है। आप क्या उनको बात है, उनके हाँ, उनके पत्रों के बगैर आप उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर निराला सकते जी हैं। हाँ सर, मैं आपको एक निराला जी के एक पत्र का मैं हवाला आपको देना चाहूँगा। एक जी। दफ़ा निराला जी ने जयशंकर प्रसाद जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि आप उन दिनों निराला जी बीमार थे। तो बीमारी की हालत में लिखा गया पत्र था, तो वो लिखते हैं कि हो सकता है कि मेरा अंतिम ये कि पत्र हो आपके नाम। और जब आप मेरे इस पत्र का है कि आप जवाब देंगे तो जहां मैं रहता हूं यहाँ कागज की बड़ी तंगी है। आप ऐसा कीजिएगा कि आप मुझे एक प्लेन पेपर भी इसके साथ एक सादा कागज भी आप ये कि मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपको उत्तर दे सकूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह अब वाह वाह। देखिए कितना जीवन संघर्ष है। ऐसा ही संघर्ष है कि गजानन माधव मुक्तिबोध है कि नेमिचंद्र जैन जी को ऐसे ही पत्र लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ नागपुर में हूँ, यहाँ बड़ी तंगी रहती है, हो सके तो आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए, मुझे बड़ी परेशानी होती है।
तो जो ये जो कविता में ये जो इतना जो संघर्ष है, इतनी जो पीड़ा है, वो आपकी कविता तब अच्छी बनती है जब आपने जीवन के संघर्ष को ये कि साक्षात झेला होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। जी, जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। सरोजनी जी, कौशिक जी, सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका से अनंदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं नमस्कार करता हूँ। नमिता सिंह जी जुड़ी गई है, उनका भी स्वागत है इस मंच पर। आशा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। राम दुलारी शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका भी जी, मैं इस मंच पर स्वागत कर रहा हूं। सत्या शर्मा कीर्ति जी वो भी जुड़ गई हैं। रजनीश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और शेष मित्र जो अभी मैंने जिनका जिक्र मैंने किया शुरू में, वे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर जसवीर त्यागी जी के हम साक्षात का मतलब के रूप में ये सुनते हैं कि किन महानुभावों और किन विद्वानों के जो पत्र उन्होंने स्पर्श किए हैं, देखे हैं, पढ़े हैं और उन पर शोध किया है, वे उसका कंटेंट जो है, उसका मजमून जो है, जो उन्होंने पत्राचार किया है, वो हमारे समक्ष रख रहे हैं। बहुत अच्छा, आज हम बहुत धन्य हो गए डॉक्टर साहब। बातचीत डॉक्टर साहब हम जारी रखेंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कविता जी। के बहाने कार्यक्रम में आपकी एक कविता सुने हम। अच्छा, जी, जी। अच्छा सर, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कविता कैसे लिखी या कविता क्यों लिखी गई? कविता लिखने के ऐसे सर क्या कारण? सर वो तो हम सुनेंगे, लेकिन ओके, पहले ओके। आप एक कविता। हाँ, इस बीच में निशा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गई, जी, जी, जतिन शुक्ल जी और राजेश राय जी, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। जी, आप जी। ये मेरे मन में है पूछना कि कविता आपने शुरू कैसे की, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले कविता सुनाइए जी। जी। कविता का शीर्षक है स्पर्श। मैंने नवजात शिशु को देखा, शिशु देर तक मेरी उंगली पकड़े रहा। मैं एक अलौकिक आत्मीय ऊर्जा से भर गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ, हम कविता को छू भी सकते हैं। आए है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत फिर से सुनाइए। ये तो जी, जी, अपने आप में पूरा महाकाव्य है। क्या बात है, क्या बात है। जी। स्पर्श। मैंने नवजात शिशु को देखा, शिशु देर तक मेरी उंगली पकड़े रहा। क्या बात है। मैं एक अलौकिक आत्मीय ऊर्जा से भर गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ, हम कविता को छू भी सकते हैं। आए है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी, है, वाह वाह जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अ, जी, एक और कविता सुनाइए, फिर उसके बाद अपनी कविता यात्रा के बारे में बात करिए जी। जी, जी। बचा रहे, स्वीकार बचा रहे, आभार बचा रहे, प्यार बचा रहे। किसी के दुख में खुश ना हूं, किसी की खुशी में दुखी ना हूं, बस इतना संस्कार बचा रहे। हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, गागर में सागर वाली बात हो गई डॉक्टर साहब। जी, कुछ ही जी, जी, पंक्तियों में तो आपने पूरे जीवन की परतें खोल दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, 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 जी। जी। सीख। जैसे पुस्तकालय में किताबें अपनी बगल में जगह देती है दूसरी नई किताबों को, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में जगह देना दूसरों को, हा, क्या बात है। ताकि ताकि पुस्तकालय में रखी किताबों में दर्ज हो सके यह सीख। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करुणा। बीमार बच्चे के बारे में बात करते करते माँ का गला भर आता है।
बीमार बच्चे के बारे में बात करते करते माँ का गला भर आता है, बोलते बोलते रुक जाती है, शब्द मौन हो जाते हैं, चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। उस समय उसकी आंखें बोलती हैं, वाह। उस समय उसकी आंखें बोलती हैं। बोलती आंखों को सुनने के लिए कान नहीं, करुणा चाहिए। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, गजब कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत। तो अब तो ये बताइए कैसे कविता आपने शुरू की? मतलब अक्सर हमने देखा है कि जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो तो सबसे पहले कविता से ही शुरू करते हैं, तो आपने भी वही किया? हाँ सर, ये था इस तरह से कि मैं शिवाजी कॉलेज में पढ़ता था और हमारे एक अध्यापक थे डॉक्टर भगवत प्रसाद दुबे। तो उसमें जो शिवाजी कॉलेज की जो पत्रिका निकलती थी शिवराज, तो उसका उन्होंने मुझे छात्र संपादक बनाया। तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपनी कविता इसमें लिखना। तो मैंने सर उसमें पहली कविता लिखी, सावधान। जी जी। लोग घर के बाहर लिख देते हैं कुत्ते से सावधान। लोग घर के बाहर लिख देते हैं कुत्ते से सावधान। कुत्ता एक निरीह स्वामी भक्त जानवर, अपने मालिक के पैरों की आहट सुनकर उसके तलवे चूमेगा। और मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी, अपने मालिक का चेहरा देख उसका गला काटेगा। तो फिर क्यों नहीं लिखता कोई मनुष्य से सावधान। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सर कविता मैंने लिखी थी जी। और जब कविताएं लिख रहा था तो अभी मेरे मित्र जब एमए में गए तो लालित्य ललित वो मेरे मित्र थे और उनके साथ ही की सत्संग हुई। तो वो बड़े साहित्यिक यायावर वृत्ति के मित्र थे। तो ऐसे ही कविता जब लिखने लगे, शुरुआती दौर में कविताएं लिखते हैं, हर आदमी की एक स्वप्न होता है कि, हालांकि कुछ कविताएं बड़ी कच्ची होती है, लेकिन मैंने 2 कविताएं लिखी और 2 कविताएं उस वक्त की जो साहित्यिक पत्रिका थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, उसमें मैंने वो एक ही दोनों कविताएं भेज दी और मुझे लगा कि शायद कविताएं छप जाएंगी। उस वक्त ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान की जो संपादिका थी वो मृणाल पांडे थी। और मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ ये 1991 की बात बता रहा हूँ। और मैं कविताएं भेजकर मैं भूल गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद ये कि मुझे लगा कि अगर छप जाएगी तो ठीक है, लेकिन ये कि एक नए रचनाकार को इतनी बड़ी इतनी मशहूर पत्रिका एकदम नए लड़के को छाप देगी। तो 2 कविताएं मैंने भेजी और एक दिन मुझे लालित्य ललित जी ने कहा कि यार तुम्हारी तो कविताएं छप गई। और क्या मुझे बात बड़ा, है। हाँ जी जी जी। और वो सर जो अंक निकला था साप्ताहिक हिंदुस्तान का, उसके जो लेखक थे वो लेखक कौन कौन थे? रामविलास शर्मा, शिवानी, रामदरस मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। और ये कि उसमें और बहुत सारे ऐसे रचनाकार थे। और उसके वो साप्ताहिक हिंदुस्तान का अंतिम ये कि अंक था। उसके बाद ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया। बंद ही हो गया। जी 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 जी, जी ये जी। 91 की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन ये कि जो पहली मेरी कविता अगर किसी पत्रिका में छपी तो वो साप्ताहिक हिंदुस्तान थी। और मृणाल पांडे जी का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने एकदम नए लड़के को जो अभी एमए में पढ़ ही रहा था उसकी 2 कविताएं उन्होंने छाप दी। तो ये एक संपादक का ही मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने एकदम मुझे इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका में मुझे प्रकाशित किया जी। तो इस तरह से फिर आपकी कविता यात्रा शुरू हुई जैसा कि आपने बताया। तो आपका जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है अभी भी दुनिया में, ये किस सन में छपा आपका, प्रकाशित हुआ? अच्छा, ये 1999 में प्रकाशित हुआ। और इसके प्रकाशित होने का भी मैं ये आपको बताता हूँ इसकी प्रक्रिया क्या रही। मेरे गुरु आदरणीय रामदर्श मिश्र जी, क्या बात है। आ अभी फिलहाल वो 100 वर्ष के हैं। और मैं अभी शनिवार को मैं उनके दर्शन लाभ करके आया। और गिरजा कुमार माथुर जी के सुपुत्र हैं प्रोफेसर पवन माथुर जी और मैं, हम गए उनके पास।
वो मेरे शिवाजी कॉलेज में 1990 में एक आयोजन में वो निर्णायक बनकर आए थे, और उस आयोजन में मुझे कविता प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिला था उनके हाथों से। तो उन्होंने कहा कि तुम कविता कहाँ रहते हो? मैंने कहा विकासपुरी में। और ये कि जो गुरुजी है वो उत्तम नगर में रहते थे। मेरे घर से गुरुजी की जो दूरी थी वो सिर्फ ये कि 10 मिनट की दूरी थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आइए, और इस तरह से सहज एक जो संबंध उनके साथ विकसित हो गया, और ये कि आज तक ये कि 1990 से लेकर 2024 तक ये कि वो संबंध ये कि उसी तरह से ये कि आज तक ये कि कायम है। तो मेरी जो किताब है वो उन्हीं के आशीर्वाद से कि छपी थी। उनकी रचनावली छप रही थी, तो रचनावली के बाद जो नमन प्रकाशन है, उनको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ ये कि नए लोगों के भी काव्य संग्रह छापिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये कि कुछ बताइए कौन से काव्य संग्रह आप हमें तैयार करवा के भिजवाइए, तो हम उनको ये कि छापेंगे। तो मेरा जो पहला काव्य संग्रह है अभी भी दुनिया में उन्हीं की मार्फत है कि, और उन्हीं के आशीर्वाद। दिखाइए ना जरा, उसके दर्शन करा दीजिए उस काव्य संग्रह के। जी जी जी, ये अभी भी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये मुख पृष्ठ किसने बनाया है? बहुत सुंदर बना है। अच्छा सर, ये जो मुख्य पृष्ठ है मेरे मित्र आदित्य देव शर्मा, वो मशहूर चित्रकार हैं, और ये कि पेंटिंग बनाते रहते हैं, और अक्सर उनके आयोजन पेंटिंग के होते रहते हैं। एक दफा मैंने देखा था कि उनकी पेंटिंग ये कि जो राजनीतिज्ञ डॉक्टर कर्ण सिंह, ये कि उस वक्त में उनके साथ ही था डॉक्टर कर्ण सिंह, भी उनकी 4 पेंटिंग लेकर गए थे। हिंदी के वो ये हिंदी फिल्मों के बड़े मशहूर ये कि कलाकार विनोद खन्ना जी आए, तो विनोद खन्ना जी ने भी उनकी 4-5 पेंटिंग ली। तो ये उन्होंने कहा कि मित्र होने के नाते कि तुम्हारी किताब का जो कवर है वो मैं ही डिजाइन करूंगा और मैं ही आपको दूंगा। तो ये जो डिजाइन किया हुआ कवर है उन्हीं के आदित्य देव शर्मा उन्होंने ही बनाया। तो अब तो इस संग्रह में से कुछ कविताएं सुनाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। इस बीच में हमारे और बहुत सारे मित्र जुड़ गए। विनोद कुमार जी, डॉक्टर रचना त्रिवेदी, बलविंदर सिंह अत्री जी, क्या बात है। बहुत सारे मित्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविता पंत जी भी जुड़ी है हमारे साथ, साधना हरीश जी, क्या बात है, युवराज शर्मा जी, क्या बात है। सब मेरे परम मित्र हैं। बहुत बढ़िया, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। ये मेरा पूरा परिवार है, डॉक्टर जसवीर त्यागी जी। जी 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 तो जी। तो इन्हीं के इस इनकी आत्मीयता और स्नेह के कारण ही मेरा ये मंच उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद का आप जैसे मित्रों को अपने साथ शामिल करके चलता रहता है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सुखद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, मैं आपको वो कविता सुना रहा हूँ जो कविता साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। सुनाइए ना, बहुत आपका स्वागत है। आप भी ये देखिएगा कि एकदम नए लड़के की कविता। ऐसी क्या थी कविता में बात कि मृणाल पांडे जी जैसी सुलझी हुई और बड़ी रचनाकार ये कि उन्होंने उसको अपने पत्रिका में स्थान दिया। कविता का शीर्षक है समुद्र। बीमार बेटी जिद करती है समुद्र देखने की। मैंने कहा पहले ठीक हो जाओ उसके बाद, लेकिन नहीं, उसने खाना बंद कर दिया। मैंने कुछ किताबें दिखाई, उसने दवाई की शीशी तोड़ दी। फिल्म दिखाना चाहा तो बोलना छोड़ दिया। हार कर मैंने कहा बेटी झांक मेरी आंखों में और देख, हर किसी की आंख में एक नदी बहती है, सीने में समुद्र लहराता है, बस फर्क इतना है कोई देख लेता है और कोई देख नहीं पाता है। क्या बात है, क्या बात है। और जो दूसरी कविता थी रंग का चयन। मैंने तुम्हें कुछ चटकीले रंग दिए थे, चुनने को कहा था उनमें से कोई एक रंग। वाह वाह वाह। जो भव, जो भवता हो तुम्हारे रूप सौंदर्य पर। तुम थी कि रंगों में उलझ बैठी, और मन बालकों की हट सा मचल उठा सभी रंगों पर। लेकिन चयन तो करना था किसी एक रंग का। तुम सारी उम्र रंगों से लिपटी रही और मनमाना खेल खेलती रही। मैं मोमबत्ती सा जलता हुआ हर बार अंधेरे को पीछे धकेलता रहा।
करता रहा इंतजार तुम्हारे जवाब की तह से चिपका हुआ, कि शायद तुम्हें कभी कोई एक रंग पसंद आए, जिसे हर स्त्री अपने जीवन में पसंद करती है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया। अच्छा, यही दो कविताएं आपके उस समय जी साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी? जी जी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, जो उस पुस्तक में से जो भी आपने कहा कि उस पुस्तक में कुछ कविताएं सुनाइए। अच्छा, जी 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 जी। पुस्तक में से भी सुना देता हूँ सर। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि जो आपकी इच्छा है। देखिए, अच्छा ये मंच तो आपका है, जो आपकी इच्छा है। और हमारे मित्र आपको आज आपसे बहुत सारी कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं आप। क्या अच्छा बात है, सर। क्या बात है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं, मेरी अधिकांश कविताएं स्त्री जीवन पर, बच्चों पर, पर्यावरण पर, और सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे धीरे धीरे आजकल एकाकी होते जा रहे हैं, बुजुर्गों के जीवन पर, उन पर मैंने कविताएं लिखी है। एक कविता है पापा बेटी। क्या बात है। बाजार जाने को तैयार पापा को 5 साल की बिटिया ने कहा, मेरे लिए चिप्स मत लाना पापा। घर वापसी पर घरेलू सामान के साथ चिप्स का पैकेट भी निकला। क्या बात माँ है। ने माँ ने पिता से पूछा, जब बेटी ने चिप्स को मना किया था तो फिर क्यों लाए आप? बिटिया ने अपनी बाहें पापा के गले में डालकर कहा, मैंने पापा को चिप्स के लिए मना किया था ताकि उन्हें लाना याद रहे। अब ये देखिए, जो बाल मनोविज्ञान है, एक पिता का पुत्री का, तो ये जो बच्चे का है कि मैंने तो इसलिए मना किया था कि ताकि पापा को लाना याद रहे। ये जो बच्चे की जो निश्चलता है ना, ये कविता ये मुझे बड़ी यही अच्छी लगी। जी। यही तो इसमें मूल है कि इस कविता का। क्या बात है, क्या बात है। और सर, रोजमर्रा के जीवन में जो हमारी घटनाएं होती है, मैं उन्हीं घटनाओं को मैं अपने कविताओं के केंद्र में रखता हूँ। मेरी जो बिटिया है वो मिरांडा कॉलेज में पढ़ती है। तो फ्लावर शो था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो फ्लावर शो के तहत ये कि वो रजनीगंधा की एक छड़ है वो घर ले आई। तो जब घर ले आई तो घर में क्या वातावरण हुआ और क्या किस तरह से कविता जन्मी, वो मैं आपको बताता हूँ। पुष्प की ताकत। आपका स्वागत है, वाह वाह वाह। विश्वविद्यालय में फ्लावर शो था। बिटिया अपनी पसंद से रजनीगंधा की एक छड़ घर ले आई, लाकर सजा दी फूलदान में। कुछ ही पलों में सारा घर सुवासित गंध से भर गया। वाह वाह वाह। मन बार बार पुष्प की ओर ही बंधा चला जाए। निशब्द रहकर भी अपनी उपस्थिति से जीत सकते हैं दूसरों का दिल, यह मैंने एक पुष्प से सीखा। हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ये, डॉक्टर साहब, ये, वाह वाह वाह। बहुत जबरदस्त पकड़ है आपकी। क्या बात है, क्या बात है। ये। अब देखिए, रोजमर्रा जिंदगी में कैसे कविता जन्म लेती है और कहां से कविता को उठाना है और कविता को पैदा करना है, उसको लिखना रचना है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत बखूबी बयान किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सर तो आप ये देखिएगा कि जिस तरह से हम धीरे धीरे अकेले हो रहे हैं, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनका किस तरह से जीवन जीते हैं वो माता पिता, बच्चे की तरक्की के नाम पर विदेश चले गए, कहीं बाहर चले गए। तो एक अपनों से बातचीत, सप्ताह में 2-3 बार आता है विदेश से बेटे का फोन। बूढ़े माता पिता सप्ताह जल्दी आने की दुआ मांगते हैं सुबह शाम। बेटा अपना ख्याल रखने की ढेर सारी हिदायतें देता है माता पिता को हर बार। वाह। माता पिता भी मौन होकर
आज्ञाकारी बालकों की तरह सुनते रहते हैं सब। कभी कभी बहू और पोता पोती भी फोन पर करते हैं बूढ़े बुढ़िया को हाय बाय। बेटे के फोन रख देने के बाद एकाकी वृद्ध पति पत्नी कांपते हाथों से थामे रहते हैं मोबाइल, और बूढ़ी निगाहें न जाने क्या टटोलती रहती है देर तक मोबाइल में। हाय है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी मैंने जो यहाँ पर महसूस किया, जी सर। डॉक्टर साहब, आपकी कविताओं में नाटकीय तत्व है, नाटकीयता है उनमें, और संवाद से भरा है आपकी कविताएं। जो मानवीय संबंध जो है, जीवन के जो मूल्य हैं और जो जीवन की गतिविधियां हैं, उनको आपने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बखूबी ऐसे पकड़ लिया है। और बयानी जो कविता की है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने की है। बहुत अच्छा सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए मैं कविताएं कभी कभी सर किस तरीके से कविताएं जन्म लेती है या कविताएं कैसे आ जाती है मन में। कभी कभी कविता किसी शब्द पर आ जाती है, कभी कभी कविता किसी चित्र को देखकर आती है, कभी कभी किसी घटना से एक ही कविता जन्म ले लेती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो हम जीवन जी रहे होते हैं वहां से एक ही कविता एक ही निकल कर आ जाती है। मैं सुबह पार्क में घूमने जाता हूँ, असंख्य लोग पार्क में घूमने जाते हैं। सुबह के वक्त भी है कि पार्क में घूमते हुए मेरे साथ जो घटा, भरोसा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। पार्क में सुबह की सैर करते हुए पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरा मेरे कांधे पर। पार्क में सुबह की सैर करते हुए पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरा मेरे कांधे पर। पत्ता टिका रहा मेरे कांधे पर। मैंने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध हटाना मुनासिब नहीं समझा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चाहता हूं जब तक ये दुनिया रहे पत्ते का भरोसा बचा रहे इंसान में। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये हुई ना बात, ये है कविता, ये है कविता। क्या बात है जी डॉक्टर साहब, जी जी। साधुवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए कविता में कितनी सहजता है, कितना मतलब बहुत ही सहज और सरलता के साथ आपने बात कही है, लेकिन बहुत गंभीर बात अच्छा कही आपने। अच्छा सर, बहुत ही वाह वाह। जी। एक कविता में मैं पार्क से निकल रहा था और वहीं पर किसी का घर ये कि टूट रहा था, और वो क्या है कि टूटे हुए घर की जो ईंटें हैं वो एक करीने से हैं कि वो लगाते जा रहे थे, और मैंने देखा कि ईंटों को मैंने एक झलक देखा बस, और उसी वक्त ये कि एक कविता ने जन्म ले लिया। कविता आप देखिएगा कि किस तरीके से सिर्फ मैंने एक सेकंड ईंटों को देखा और ईंटें देखकर तुरंत ही मेरे मन में कविता आ गई, और वो कविता कैसे बनी आप ये देखिएगा। ईंटें वे मिट्टी से बनाई गई, धूप में रखकर सुखाया गया उन्हें। वे मिट्टी से बनाई गई, धूप में रखकर सुखाया गया उन्हें, फिर धधकती आग की भट्टी में भर दी गई। तप कर जब तैयार हुई बेच दी गई किसी जरूरतमंद को। वे महल इमारत भवन हर किसी की नींव में धरी गई, फिर प्लास्टर की पोशाक से ढक दिया गया उनका समूचा अस्तित्व। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर प्लास्टर की पोशाक से ढक दिया गया उनका समूचा अस्तित्व। ईंटों को देखकर न जाने क्यों मुझे याद आई स्त्रियां। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसका जो अंतिम पंक्ति है, वो तो पूरा भार लिए हुई है। पूरा उसने पूरी इस इमारत को अपने अपने ऊपर उठा कर रख दिया, इस कविता की इमारत को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उस संग्रह में से आपने कविता नहीं सुनाई जो संग्रह आपने अभी नहीं दिखाया सर, था। नहीं मैं अभी आपको सुना देता हूँ। विदा, छोटी कविता है सर।
आते हुए का चेहरा और जाते हुए की पीठ दिखती है। आते हुए का चेहरा और जाते हुए की पीठ दिखती है। चेहरा देखते हुए किसी को विदा नहीं कर पाते हम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब देखिए कि किस तरह से बचाओ, छोटी कविताएं हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ, सरकार कहती है बेटी बचाओ, जनता कहती है बेटी बचाओ, और बेटियां कहती हैं बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया। जी जी जी। एक सहनशील स्त्री जिससे करती थी प्रेम उसने अपनाया नहीं, जिससे करती थी प्रेम उसने अपनाया नहीं, जिसने अपनाया उसके पास नहीं था समय प्रेम के लिए। वाह। एक ने ठुकरा कर बर्बाद किया, दूसरे ने अपना कर किया बर्बाद। हम्म हम्म हम्म। दोनों ओर से बर्बादी उसके ही हिस्से थी। उसे बताया गया था पृथ्वी और स्त्री होती है सहनशील, और वह थी सहनशील पृथ्वी की एक सहनशील स्त्री। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्रेम कविताएं भी बहुत लिखी है, जी सर, जी सर। तो क्या कारण है कि वो प्रेरणा कैसे मिली? क्या आपकी कोई ऐसी अंदर की कोई भावना थी, या कोई अपना खुद का कोई ऐसी कोई पीड़ा दर्द ऐसा जो छिपके रहा है, और उसके आधार पर, उसके यथार्थ पर आपने प्रेम कविताएं लिखी है? अच्छा देखिए सर, एक बहुत बड़े रचनाकार हुए राइनर मारिया रिल्के। तो रिल्के साहब को एक नए लड़के ने अपनी कविताएं भेजी और उनसे कहा कि आप मेरी कविताएं देख लीजिए और आप मुझे बताइए कि इनमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं। अच्छा। तो रिल्के साहब ने, अब जाहिर बात है कोई भी कवि, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे चाहे अज्ञे जी हो, चाहे निराला जी हो, प्रसाद हो, हर कवि अपने कहीं ना कहीं जो कविता की जो शुरुआत करता है वो एक ही प्रेम भाव से ही करता है। वो प्रेम प्रकृति के प्रति हो सकता है, इंसान के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, किसी के प्रति भी हो सकता है। तो राइनर मारिया रिल्के ने नए कवि को ये सलाह दी कि तुम अभी प्रेम कविताएं मत लिखो, क्योंकि जो नए लड़के का प्रेम कविताएं लिखते हैं उनमें भावोच्छ्वास होता है, और प्रेम है ना, हम्म। प्रेम प्रेम गहराई की मांग करता है। और जो तुम्हें गहराई है प्रेम की, वो तुम्हें बुढ़ापे में पता चलेगी कि वास्तव में प्रेम क्या क्या बात क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत बहुत। हाँ, अच्छा, तो मतलब प्रेम का जो अर्थ है, या उसका जो, उसकी जो गंभीरता है, वो समझने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर, ये देखिए, ये तो उनका राइनर मारिया रिल्के का अपना एक पक्ष हुआ, लेकिन मैंने ये अच्छा। देखा है कि ये, अच्छा सर, ये कोई जरूरी नहीं होता कि अधिकांश लोग ऐसे पूछते हैं कि देखिए हर रचना को किसी भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कवि कविता लिख रहा है या जो कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, वो उसके जीवन से संबंधित हो। ये बात मुझे रामविलास शर्मा जी ने बताई कि देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा, और उन्होंने कम से कम ये कि 300 से ऊपर कहानियां लिखी, और उनकी अधिकांश जो कहानियां हैं वो कृषि जीवन की कहानियां हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो गोदान लिखा उसमें एक होरी है, गोबर है, धनिया है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद किसान नहीं थे। दोस्तोवस्की के जो उपन्यास हैं उनके उपन्यासों में विक्षिप्त मनुष्यों का बड़ा वर्णन है। शेक्सपियर के नाटकों में
हत्याएं बहुत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर ने पहले हत्याएं की होगी या दोस्तोयेवस्की ने पहले विक्षिप्त जी के देखा, क्योंकि मनुष्य का जो अनुभव संसार है वो बहुत सारे स्रोतों से कि विकसित होता है। बहुत व्यापक है। जी, जी, जी। कुछ बातें हम ये कि दूसरों से सुनकर, कुछ बातें हम देखकर, तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो स्वानुभूति की कविताएं होती हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं माँ की कविता लिखता हूँ, तो प्रकृति ने मुझे माँ तो बनाया नहीं है, मुझे तो पिता ही बनाया है। लेकिन मैं अपने माँ के जीवन से, अपनी बहन के जीवन से, अपनी पत्नी के जीवन से, तो माँ के जीवन का मैं अध्ययन कर सकता हूँ और मैं उनको है कि उन पर लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो एक लेखक है उसका जो अनुभव संसार है वो बड़ा व्यापक होता है। मतलब मेरा ये निजी मतलब ऐसा मानना है। नहीं, 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 वो ये तो आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है। अब कुछ जी। प्रेम कविताएं सुनाइए। अच्छा, जी, 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 जी। अवश्य, अवश्य। अच्छा सर, आपने कुछ प्रेम कविताओं पर ही वो किया है, मतलब ये प्रेम कविता ही सुना है? अब नहीं, कोई बात चूंकि नहीं। आपने प्रेम कविताएं भी लिखी है, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जीवन का आधार है, और उससे जी, हम क्यों अछूते रहें। सुनाइए, आपका जी, जी, स्वागत जी। है। प्रेम करो, कविता का शीर्षक है प्रेम करो। प्रेम करो अपनी आंखों से, जिनसे देखना है तुम्हें ये विराट जगत। प्रेम करो अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से खेनी है तुम्हें अपनी जीवन नैया। प्रेम करो अपने पैरों से, आखिर वे ही पहुंचाएंगे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक। प्रेम करो अपनी आत्मा से, आत्मा प्रज्वलित रखेगी तुम्हारे अंतस का दीप। वाह, वाह। प्रेम करो अपने आप से, प्रेम करो अपने आप से, तुम जब सीख जाओगे अपने आप से प्रेम करना, तभी कर पाओगे किसी दूसरे से सच्चा प्रेम। वाह, 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 क्या बात है। एक रहस्यमय लड़की। जब कभी मैं महसूस करता हूं कुछ क्षण शेष हैं, पृथ्वी अब पलट जाएगी। जब कभी मैं महसूस करता हूं कुछ क्षण शेष है, पृथ्वी अब पलट जाएगी। दूर दूर तक कोई मेरे पास नहीं होता। उस समय मैं याद करता हूं एक रहस्यमय लड़की, जब वह हंसी थी पहली बार मेरी आंखों के सामने। वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और तुम। मैं बादल का एक नन्हा सा टुकड़ा और तुम दूर दूर तक फैला विराट आकाश। वाह, क्या बात है। मैं बादल का एक नन्हा सा टुकड़ा और तुम दूर दूर तक फैला एक विराट आकाश। कभी इस छोर, कभी उस छोर, लेकिन रहूं सदा तुम्हारे ही पास। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कविताएं तो बहुत सारी लिखी हैं, और अलग अलग जो जीवन के जो पक्ष हैं, जो विषय है, उनकी जो सूक्ष्मता है, उनका जो केंद्र है, उसमें रखकर आपने कविताएं लिखी है। जी। तो कभी गद्य लिखने की कुछ कभी इच्छा हुई? और जैसे मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो कवि होते हैं वो कहानियां भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। तो आपने वो कभी उस तरह का कुछ उद्यम किया है, प्रयास किया है कभी? और सर, मैं
पहली बार जब रामविलास शर्मा जी से मेरी जो पहली मुलाकात थी वो 10 जुलाई 1989 की थी। अब देखिए मुझे तारीखें कितनी याद रहती है, मैं तारीखें जी, नहीं जी, भूल जी। पाता। नहीं, 10 बहुत कुछ जुलाई आपको याद है। जी, जी। 10 जुलाई 1989 को मैंने पहली बार एक उनका उनका दर्शन किया था, उनका चरण स्पर्श किया था। और मेरी अंतिम मुलाकात उनसे कब है? 30 मई 2000 को, जिस रोज ये कि वो संसार से विदा हुए। 11 साल मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें देखा। तो इस बीच ये कि मैं उनसे जो मिलता था, वो जो बात करते थे, मैं उन बातों को मैं अपनी डायरी में लिख लेता था। क्या बात है! तो मैंने अपनी डायरी के कुछ अंश ये कि प्रकाशित भी कराए हैं। जो एक, आप जानते हैं, बड़ी मशहूर पत्रिका है ये बहुवचन। तो बहुवचन में कि वो डायरी प्रकाशित हुई। फिर ये कि मुझे पत्र लिखने का बड़ा शौक चढ़ गया। एक समय में मैं बड़े खत लिखने लगा, पत्र लिखने लगा, और रचनाकारों के पत्र आते थे मेरे पास केदारनाथ अग्रवाल जी के 15 पत्र हैं, रामविलास शर्मा जी का एक पत्र है, शिव मंगल सुमन जी के 4 पत्र हैं, निर्मल वर्मा जी के 5 पत्र हैं, हरिवंश बच्चन जी के 4 पत्र हैं। तो फिर धीरे धीरे कि मैंने गद्य रूप में कि खत लिखना शुरू किया, और वहीं से कि एक साहित्यिक परिवेश तो देखिए तैयार करते ही हैं। जो जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो आपकी भाषा, सही है। आपकी संवेदना, बड़े रचनाकारों से आप जब सीखते हैं। जब पहली बार मुझे केदारनाथ अग्रवाल जी का हाथ का लिखा हुआ पत्र मिला तो मुझे कैसी अनुभूति हुई, शिव मंगल सिंह सुमन जी का, भीष्म साहनी जी का। तो इस तरीके से मैंने पत्र भी लिखे, कुछ डायरियां भी लिखी, और कुछ ये कि संस्मरण भी लिखे। जो ये कि मेरे जो गुरुवर हैं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी, रामविलास शर्मा जी, केदारनाथ अग्रवाल, तो इन लोगों के संपर्क में आया तो वो मैंने उनको कोशिश की कि मैं उनको लिख सकूं, जैसी भी अनुभूति मुझे हुई, तो वो मैंने उनको शब्द में दर्ज करने का प्रयास किया। तो इस तरह से अब कोई संकलन, कुछ संग्रह वगैरह जो एक पूरे पुस्तक आकार में आएगा, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं आप क्या उस पर? देखिए फिलहाल मैंने बताया कि पत्रों पर काम करते हुए मैंने रामविलास शर्मा जी के 1200 पत्र इकट्ठे किए। और देखिए कविता लिखना, उपन्यास लिखना, आप एक किताब संपादित कर सकते हैं, लेकिन किसी लेखक से ये कि पत्र मिलना, पहली बात तो है कि पत्र बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो है कि पत्रों को है कि संभाल कर रखते हैं। अधिकांश पत्र हम्म। गुम हो जाते हैं, या वो दीमक खा जाती है, या किसी तरीके से वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाते हैं, या बारिश में नष्ट हो जाते हैं। नष्ट। बिल्कुल सही बात। जी, तो जी। मैंने उनके 1200 पत्रों का संकलन किया उनके सुपुत्र के साथ, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। और वे पत्र ये कि राजकमल प्रकाशन से 600 पेज की एक पुस्तक तैयार की, और वो जो पुस्तक है वो प्रकाशित हो गई 2021 में। और ये वो पुस्तक है जो ये कि हमने तैयार की, ये देखिए। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने नाम इस ही रखा इसका, रामविलास शर्मा शर्मा के के पत्र। पत्र, जी 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 वाह, जी वाह! जी। वाह, 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 वाह! और सर इसमें 1200 पत्र है उनके लिखे हुए। बहुत इसको बढ़िया। हाँ, इसको तैयार करने के बाद एक दूसरा खंड हो रही है कि ये कि रामविलास शर्मा के पारिवारिक पत्र, वो भी राजकमल प्रकाशन में कि प्रकाशाधीन है। तो अब दूसरा है कि जो मेरे पास अपने जो दूसरे रचनाकारों के जो पत्र हैं, मैं उनको भी धीरे धीरे कि संकलित कर रहा हूँ, उनको भी है कि एक करीने से लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लेखक अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनके पत्र हैं वो प्रकाश में आ जाने चाहिए। जैसे निर्मल वर्मा है, केदारनाथ अग्रवाल है, शिव मंगल सिंह सुमन है, धर्मवीर भारती है, तो उनके पत्र भी मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ पुस्तक रूप में वो आने चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप। ये खास करके ये जो पत्र हैं, चिट्ठियां हैं, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के, उनका आपने संचयन किया है और उसके बाद प्रकाशित भी किया है एक बड़े संग्रह के रूप में। तो मुझे लग रहा है इस काम को आप जारी रखिए, और खास करके ये पत्र जो है और ये पुस्तकें जो है, जो शोधार्थी हैं उनके बहुत काम आएगा ये। और जी आगे रेफरेंसेस के लिए जो संदर्भ लेने होंगे,
अलग अलग जो अनुसंधान करता है उनके लिए बहुत जरूरी है ये। अच्छा, आप डॉक्टर जसवीर जी, आप जी। खुद को किस कवि से ज्यादा प्रभावित मानते हैं अपने आप को? अच्छा देखिए सर, ऐसा तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम किसी एक ही कवि से प्रभावित होते हैं। अब ये उसी तरह का सवाल हो गया कि जैसे आप कोई मुझसे कहे कि आपने कौन या उस। मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूं। हाँ हाँ। आपके सबसे प्रिय कवि कौन रहे हैं? अच्छा सर, प्रिय की बात ये है कि जिसकी कविताएं अच्छी होती हैं ना, वो कविताएं की वो कवि मुझे प्रिय होते हैं। हालांकि हमारे जो भक्ति काल के कवि हैं, आप देखेंगे एक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी तो अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन जो जीवन का जो चित्रण ये है कि तुलसीदास के यहाँ, कबीरदास के यहाँ, सूरदास के यहाँ, मीराबाई के यहाँ है। आप देखिएगा, एक मैं दोहा आपको सुना रहा हूँ कि कबीरदास जी का, ये नामवर सिंह जी को भी बड़ा प्रिय था ये। आप देखिए कि इसमें किस तरीके से कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। हा, क्या बात है। अब देखिए सर, छोटा एक दोहा ही तो है, लेकिन आप देखिए कि एक दोहे में कितनी बड़ी बात कह दी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फुली फुली चुनी ले गया कालई हमारी बार। ये कितना बड़ा हम्म। जीवन दर्शन है। आप देखेंगे कबीरदास जी ने मृत्यु पर इतना लिखा है, जीवन की नश्वरता पर इतना लिखा है, और हर घड़ी ये कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। क्या बात है। तो ये जो बड़े कवि है, ये आज भी उतनी ही प्रेरणा देते हैं। भक्ति काल के कवि और आधुनिक काल के भी बहुत सारे कवि हैं। निराला जी हैं, ये मुक्ति बोध जी हैं, अज्ञे जी हैं, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है। ये हम और हम हर कवि का अपना एक स्वभाव होता है। मेरा मानना है कि मैं किसी तरीके से, और मैं ये मानता हूँ कि हर कवि से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वो भाव के स्तर पर सीख सकते हैं, वो भाषा के स्तर पर सीख सकते हैं, वो शिल्प के स्तर पर सीख सकते हैं। और हम ये कि अंतिम सांस तक ये कि अपने हमारे जो पूर्वज रचनाकार है उनसे सीख सकते हैं। मतलब मेरा ये निजी मानना ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने तो। लेकिन आपका क्या दृष्टिकोण है जो वर्तमान में हिंदी कविता की दिशा है? अच्छा देखिए, जी 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 जी, जी, कुछ नहीं कहना नहीं चाह नहीं, रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। देखिए, अक्सर ये लोग कहते हैं कि कोई भी जो कवि है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे कि कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, सूरदास, या ये अब जितने भी बड़े महान कवि हैं, ना तो उनकी सारी कविताएं अच्छी हैं, कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कालजयी कविताएं हैं और वो हर काल में पढ़ी जाती रहेंगी। तो मेरा मानना है कि किसी भी रचनाकार की सभी रचनाएं अच्छी नहीं हो सकती, और किसी भी सामान्य लेखक की सारी रचनाएं खराब नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो उन रचनाओं में ऐसा जरूर रहा होगा कि जो हमें की प्रेरणा देता होगा। तो हम चाहें तो है कि उनसे क्या कर सकते हैं कि उनमें से जो आपको अपने अनुरूप लगते हैं, आपको लगता है कि जैसे एक पाब्लो नेरुदा का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि आप सारे फूलों को मसल सकते हैं, लेकिन आप बसंत को आने से रोक नहीं सकते। नहीं सकते। क्या बात है, वाह वाह। अरे कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है कि, और कितना बड़ा संदेश है इसमें। तो ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो हमें इस वक्त ये कि इतने नए कवि कविताएं लिख रहे हैं, इतनी बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नामवर जी ने अपने एक साक्षात्कार में ये कहा था कि हिंदी की जो शक्ति है वो महानगरों में नहीं है, हिंदी की शक्ति है वो प्रदेशों में और अंचलों में है। आप चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये कि बंगाल में, आज भी छोटी छोटी जगहों पर कितने लोग कैसा संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष की कविता उनके साहित्य में आ रही है। आप देखें कि एक स्त्री विमर्श है,
दलित विमर्श है, अब आप देखेंगे अब तो नया विमर्श है कि किन्नर विमर्श है। तो जो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। अब मीरा घायल की गति घायल जाने, अब मीरा का जो दुख है वो वही व्यक्ति समझ सकता है। तो ये साहित्य मुझे लगता है कि सर, मैं अपना निजी रूप से मानता हूँ कि जो हमें मनुष्य बना सकता है ना, वही वही कविताएं हमारे की जेहन में रहती है, वही हमें प्रेरणा देती है। वो किसी की नहीं, भी हो सकती बात तो सही है। साहित्य का अर्थ ही है जिसमें जी सबका हित निहित है, जिसमें जी जी सबका हित है, तो साहित्य का तो अर्थ वही है। और उस साहित्य की विधाओं में कविता भी एक विधा है, जिसको हमें उस रूप में उसको सजीव रखना है, जीवित रखना है। तो आपकी बहुत सारी रचनाएं जो है डॉक्टर साहब, वो अलग अलग भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में, बांग्ला में और अन्य भाषाओं में। तो देख क्या ये पत्र पत्रिकाओं में आई है या अलग तरीके से कोई संकलन आया है? इस पर जरा हमें बता दीजिए। देखिए, अंग्रेजी में जो कविताओं, मेरी कविताओं के अंग्रेजी जो अनुवाद किए हैं प्रोफेसर संजीव कौशल, प्रोफेसर प्रमोद मेहरा, प्रोफेसर वरुण कुमार मिश्रा, इन्होंने मेरी कविताओं के अंग्रेजी में एक अनुवाद किए हैं। जो पंजाबी अनुवाद किए हैं उनमें से एक, ये 1995 के आसपास पंजाबी के एक रचनाकार थे राम सिंह चाहल। हम्म। अब ये इस दुनिया में नहीं है, निधन हो गया उनका। उन्होंने मेरी कविताओं का पंजाबी में अनुवाद किया। और आजकल ये कि बड़े अच्छे पंजाबी के लेखक हैं, बहुत अच्छे अनुवाद है, गुरमान सैनी जी ने मेरी कुछ कविताओं के कि पंजाबी में अनुवाद किए। गुजराती में एक लेखक थे रक्षित दवे, और उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं जानता नहीं था। फेसबुक पर ये कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर ये कि मैंने अपनी कविताएं भेजी, और वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। और उन्होंने मेरी 30 कविताओं का गुजराती में अनुवाद किया। कोरोना काल चल रहा था, उनकी बस एक शर्त थी मुझसे कि जब आपका काव्य संग्रह छपेगा तो आप मुझे देंगे। और देखिए क्या अजीब जीवन है, जीवन की क्या त्रासदी है। कोरोना काल में वो बेचारे कि संसार से चले गए। ओ हो। मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि देखिए, एक व्यक्ति जो अजनबी था, जिनके लिए उन्होंने मेरी 30 कविताओं का गुजराती में अनुवाद कर दिया। मराठी में भरत यादव जी हैं, और हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी हैं जिनका नाम है वेंकट धारा सुरे। इन्होंने मेरी कविताओं के मराठी में अनुवाद किए। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं। पंकज दीक्षित जी हैं, डॉक्टर अनु शर्मा है, अर्चना लार्क है, भानु प्रकाश रघुवंशी है, सदीनामा, रचयिता, हिंदी, हिंदी हाउस, प्रजातंत्र, ये काफी इस तरह के हिंदी के अपने प्लेटफॉर्म है जिन्होंने की कविताओं पर पोस्टर भी बनाए हैं, और समय समय पर ये कि वो कविताओं को सार्वजनिक करते रहते हैं। तो एक कवि के रूप में आपको क्या लगता है कि जब एक कविता का हम अनुवाद दूसरी भाषा में करते हैं, तो वो मूल कविता से के कितना, उसके कितने निकट बन पाती है? उसकी जो आत्मा होती है वो कितना उसको उसी तरह से उसी रूप में हमारे सामने लाती है, वो कविता जो अनुदित होती है, जिसका अनुवाद होता है? देखिए, अनुवाद मैंने अनुभव किया है कि अगर अनुवाद करने वाले कवि ही हैं तो वो कविता को समझ सकते हैं। अगर कोई आलोचक अगर अनुवाद करते हैं और कोई कवि करता है, तो मैंने देखा है कि कविता के साथ है कि जो कवि जो न्याय कर सकता है, वो मतलब मेरा निजी भरोसा ये है कि कवि उस कविता को ज्यादा गहराई से समझ लेता है। और कविता को, हर भाषा का अपना सौंदर्य है, हर भाषा की अपनी बनावट है, हर भाषा की अपनी अनुमिति है। जैसे आपको एक छोटा सा है कि एक वाक्य प्रेमचंद जी की एक कहानी है, बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, लेकिन ये कि बड़े घर की बेटी में जो भारतीय संस्कृति में सामाजिक संदर्भों में बड़े घर की बेटी जिसको कहा जाता है, वो उसमें नहीं आ पाएगा इंग्लिश में। आप अगर ये डॉटर ऑफ ए रिच हाउस, डॉटर ऑफ ए बिग हाउस, वो नहीं आ पाएगा।
तो बहुत सारी ऐसी संवेदनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे आंचलिक शब्द हैं जो है कि अपने आंचलिक शब्दावली में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम अनुवाद को इतना सीमित कर देंगे तो विश्व का बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो है कि जिसको है कि हम ये कि साहित्य साहित्य संसार से है कि दूर कर देंगे। मेरा मानना ये होता है कि अनुवाद भी होने चाहिए रचनाओं के, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनुवाद ऐसे भी होते हैं जो बेहतरीन ये कि जैसे बच्चन जी ने बहुत सारे शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद किए। तो जो बड़े लेखक हैं, अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, उसका एक ही अनुवाद किया। तो जो बड़े लेखक हैं जैसे रामविलास शर्मा जी ने दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की उसके 3 वॉल्यूम है, 3 में से जो दूसरा जो उनका वॉल्यूम है उसका अनुवाद ये कि रामविलास शर्मा जी ने किया। तो मैंने देखा है कि जितने बड़े हमारे लेखक हैं वो अनुवाद करते हैं, और अनुवाद होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुवाद से कि अपनी रचनाओं को एक नए आलोक में देखने का हमें अवसर मिलता है। जी चलिए देखिए, हम लगभग अब कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं, तो एक कविता और सुनाइए आप। अच्छा जी जी। इस बीच में नीलम प्रभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशमा कौल जी थोड़ा सा देर से जुड़ी, चलिए उनका स्वागत करता हूं। और जसपाल बांगा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। राधा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। सर, कविता का शीर्षक है जन्म। एक दिन पेड़ से किसी पत्ते सा टूटकर धरा पर गिरूंगा मैं। क्या बात है। समय सोख लेगा बची कुची हरितिमा भी। डाल से टूटे हुए पत्ते को हवा उठा लेगी अपनी गोद में और ले जाकर बिठा देगी किसी निर्जन स्थान पर। वाह। अज्ञात जगह में पड़ा पड़ा पत्ता अकेलेपन के प्रहार से टूटेगा कई बार। क्या बात है, क्या बात है। फिर उड़ता हुआ कोई पंछी आएगा किसी दिन, उठा लेगा टूटे पात को अपनी चोंच से, ले जाएगा किसी हरे भरे पेड़ की डाल पर, बनाएगा अपने अजन्मे शिशुओं के लिए एक घरौंदा। इस तरह नवजात शिशुओं के जन्म के साथ साथ जन्म लेगा डाल से टूटा हुआ पत्ता भी एक बार। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। अच्छा, नीलम प्रभा जी ने एक टिप्पणी दी है, मैं यहाँ पर उसको सुनाना चाहूंगा। थोड़ी मेहनत लगती है, पर हम चाहे तो अनुवाद में मूल का सुवास उतार सकते हैं। ये मेरे विचार है और मुझे इस पर यकीन है। बात सही कही है उन्होंने, नीलम जी ने। आपको उस रचना की आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, और जब तक कि आप उस आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप उस रचना की जो आत्मा है उसको सही रूप में अनुवाद के माध्यम से आप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट भी है और उसमें मेहनत भी काफी लगती है। अच्छा सर, तो अंतिम कविता स्त्री पर है। आपका स्वागत है, सुनाइए। एक छोटी है, एक हल्की सी, उससे थोड़ी सी। आप बताइए कौन, आप समय आपका क्या अलाउ कर रहा है? अब दोनों सुनाइए। अब आपका मुंह मैं जाते जाते क्यों मना कर दूं, क्योंकि आज का मंच तो आपको समर्पित है। जी, छोटी कविता है स्त्री पुरुष। पुरुष स्त्री को सराय समझकर रात गुजार देता है। पुरुष स्त्री को सराय समझकर रात गुजार देता है। स्त्री पुरुष को घर समझकर जिंदगी गुजार देती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। क्या बात है। कुछ ही पंक्तियों में तो आपने बहुत कुछ कह दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अब अंतिम रचना कौन सी सुनाना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? यह दुनिया एक स्त्री के प्रेम की ऋणी रहेगी।
वह स्त्री बेखौफ एक छोर से दूसरे छोर तक रोज चलती है, घर गृहस्थी की बंधी दिनचर्या की रस्सी पर। वह स्नेह का शहतीर जिस पर टिकी है संबंधों की कड़ियां। वाह वाह वाह। वह जब थक जाती है और खोलना चाहती है रस्सियां, कुछ देर बाद रस्सी खुद पे खुद उसके पैरों की ओर सरकती हुई जकड़ लेती है उन्हें। रखना चाहती है अपने लिए भी, महसूस करना चाहती है प्रेम और सुकून भरे कुछ पल वह स्त्री। वह जब अपने एकांत संग होती है, गृहस्थी का कोई काम हाथ पकड़कर अलग कर देता है उसे। वही है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वह जब अपने एकांत संग होती है, गृहस्थी का कोई काम हाथ पकड़कर अलग कर देता है उसे। बच्चों की फरमाइशें खींचने लगती है उसे अपनी ओर। भूल कर अपने हाथ पैरों का दर्द भरती रहती है सबके ख्वाहिशों के खाली पात्र। वाह वाह वाह। सच्चे समर्पण और त्याग की भावना से प्रेरित होकर निभाती है पत्नी, माँ, नारी और सदगृहस्थ होने का धर्म। वह अपने प्रेम की रोशनी से जगमग करती है घर का एक एक अंधेर भरा कोना। वाह। प्रेम प्रेम पर बड़े बड़े प्रवचन देने वाले पंडित भी पकड़ नहीं सकते उसका प्रेम। प्रेम के महत्व पर भारी भारी ग्रंथ लिखने वाले विराट विद्वान भी जान नहीं पाते उसकी प्रेम की पीर। ऐसी स्त्रियां ही बचा कर रखती है पृथ्वी पर प्रेम। यह दुनिया जब तक रहेगी तब तक एक स्त्री के प्रेम की ऋणी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंत जी में हमें ये बताइए कि जी। कविता के अतिरिक्त और साहित्य लेखन के अतिरिक्त आपके व्यक्तिगत जीवन की क्या रुचियां हैं? कई लोग संगीत सुनते हैं, कई लोग गाते हैं, कई लोग कोई खेल, कोई किसी उसमें रुचि रखते हैं। आपकी क्या रुचि है और इसके अतिरिक्त? एक तो सर मुझे बड़े बुजुर्गों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। अगर मुझे वो हाँ जी जी, बड़े बड़े बुजुर्गों से, ये कि ऐसा नहीं है कि बड़े लेखकों से मिलना पसंद है, बुजुर्ग हो कोई भी हो, ये कि उनके जीवन की कहानी सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बच्चों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, पेड़ पौधों से मिलना, और मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक है। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या हाँ बात फिल्में। है, क्या हाँ जी। एक बहुत जमाने बढ़िया, बहुत। हाँ जी। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, एक ज़माने में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो एक ज़ाहिर बात है कि एक उम्र का खेल है। वो चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कि राहुल द्रविड़ हो, एक समय के बाद आपको छोड़ना ही पड़ता है। फिर उम्र के हिसाब से आपकी की दिनचर्या और आपकी जो अभिरुचियाँ हैं, वो बदलती रहती है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब समय अब हमें कह रहा है कि अब आज का कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करें, और इस बीच में अभी भी बहुत सारे मित्र हमारे जुड़े हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं ज़रूर ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने सारे मित्रों से को उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला, आपकी मार्फत मिला। मैं सबसे पहले तो आप ही का आभारी हूँ, और आपने इतने सारे मित्रों को मुझसे रूबरू कराया। हालाँकि मेरा मानना ये है कि इतने प्लेटफ़ॉर्म चलते हैं, इतनी किताबें छपती हैं, ये कि जो व्यक्ति आपको सुन रहा है, ये महत्व उसका है, महत्व मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि जिसने अपना समय निकाला, अपने बहुत सारे कामों को साइड में रखा होगा, और ये कि फिर भी मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका जो स्नेह सहयोग है, वो मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपको भी एक कार्य करना है। अब जी, जितने मित्रों के कमेंट्स आए हैं, जी, आप जी। कार्यक्रम के बाद ये आपके फेसबुक पर उपलब्ध रहेगा, तो आप उनके कमेंट्स का उत्तर दे दीजिएगा, उस पर अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा, हाँ सर, बहुत ज़रूर, अच्छा ज़रूर। लगेगा। सर ये तो वैसे भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि मुझे उनका जवाब देना चाहिए, और मैं दूँगा भी सर। हाँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर जसवीर त्यागी जी। आज का ये कार्यक्रम आपको समर्पित था। आपने अपनी जी। कविताएँ सुनाई, बहुत आनंद आया और इतनी बहुत सारी कविताएँ सुनाई आपने तो मन प्रसन्न हुआ आज और बहुत सारे मित्रों ने आपकी कविताओं को बहुत पसंद किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों कविता के बहाने कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थे सुपरिचित कवि साहित्यकार डॉक्टर जसवीर त्यागी और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इतना समय निकालकर वे लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और आशा करता हूं भविष्य में भी आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए क्योंकि मैं आपको अपने परिवार मानता हूं। इस मंच के लिए आप इतना समय निकालते हैं उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। अब इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न